अध्याय 13 संघीय कार्यपालिका। भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। अनुच्छेद 53 के अनुसार भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। अतः राष्ट्रपति नाम मात्र का कार्यपालिका है तथा प्रधानमंत्री व उसके मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यपालिका है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 में इसकी चर्चा है। राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है। राष्ट्रपति पद की योग्यता संविधान के अनुच्छेद 58 के अनुसार कोई व्यक्ति राष्ट्रपति होने योग्य तब होगा जब वो पहला भारत का नागरिक हो, दूसरा 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, तीसरा लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने योग्य हो और चौथा निर्वाचन के समय लाभ का पद धारण नहीं करता हो। नोट याद रखिएगा कि अ, यदि व्यक्ति राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद पर हो या संघ अथवा किसी राज्य की मंत्रिपरिषद का सदस्य हो तो वो लाभ का पद नहीं माना जाएगा। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल अनुच्छेद 54 में है ये। इसमें राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य रहते हैं। नवीनतम व्यवस्था के अनुसार पुदुचेरी विधानसभा तथा दिल्ली की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य को भी शामिल किया गया है। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए निर्वाचक मंडल के 50 सदस्य प्रस्तावक और 50 सदस्य अनुमोदक होते हैं। एक ही व्यक्ति जितनी बार चाहे राष्ट्रपति के पद को निर्वाचित हो सकता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। ये अनुच्छेद 55 में दिया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है। निर्वाचन अवैध घोषित होने पर उसके द्वारा किए गए कार्य अवैध नहीं होते। राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। यह अपने पद की समाप्ति के बाद भी वह पद पर तब तक बना रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता है। ये अनुच्छेद 56 में बोला गया है। पद धारण करने से पूर्व राष्ट्रपति को एक निर्धारित प्रपत्र पर भारत के मुख्य न्यायाधीश अथवा उसकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश के सम्मुख शपथ लेनी पड़ती है। अनुच्छेद 77 एक के अनुसार भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम से की हुई कही जाएगी। और अनुच्छेद 73 3 के अनुसार राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधा पूर्वक किए जाने के लिए और मंत्रियों में उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा। भारत के राष्ट्रपति। पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 26 जनवरी 1950 से लेकर 13/5/1962 तक। दूसरे डॉक्टर राधे कृष्णन 1962 से 1967। डॉक्टर जाकिर हुसैन 1967 से 1969। डीवी गिरी 1969 से 1974 और पांचवे फखरुद्दीन अली अहमद 1974 से 77। छठे नीलव संजीवा रेड्डी 77 से 82। ज्ञानी जैल सिंह 82 से 87। वेंकट रमन 87 से 92। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 92 से 97 और के आर नारायण 97 से 2002। 11वें राष्ट्रपति थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम 2002 से 2007 तक। उसके बाद 2007 से 12 तक प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। फिर 12 से लेकर के और 17 तक जो है वो प्रणब मुखर्जी। उसके बाद 2017 से 2022 तक रामनाथ कोविंद और उसके बाद 2022 से अभी जो है द्रौपदी मुर्मू जी है। नोट याद रखिएगा कि देवी गिरी 3 मई 1969 से जुलाई 1969 20 जुलाई 1969 तक। न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 ईस्वी तक तथा बीडी जति 21 फरवरी 1977 से 25 जुलाई 1977 ईस्वी तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद पर रहे। राष्ट्रपति निम्न दशाओं में 5 वर्ष से पहले भी पद त्याग सकता है। पहला,
उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने त्याग पत्र द्वारा। ये त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित किया जाएगा, जो इसकी सूचना लोकसभा के अध्यक्ष को देगा। ये बात अनुच्छेद 56 के 2 में कहा गया है। महाभियोग द्वारा हटाए जाने पर अनुच्छेद 61 के अनुसार महाभियोग के लिए केवल एक ही आधार है, जो अनुच्छेद 61 एक में उल्लेखित है, वो है संविधान का अतिक्रमण। राष्ट्रपति पर महाभियोग। राष्ट्रपति द्वारा संविधान के प्रावधानों के उल्लंघन पर संसद के किसी सदन द्वारा उस पर महाभियोग लगाया जा सकता है, परंतु इसके लिए आवश्यक है कि राष्ट्रपति को 14 दिन पहले लिखित सूचना दी जाए, जिस पर उस सदन के एक चौथाई सदस्यों के हस्ताक्षर हो। संसद के उस सदन जिसमें महाभियोग का प्रस्ताव पेश है के 2/3 सदस्यों द्वारा पारित कर देने पर प्रस्ताव दूसरे सदन में जाएगा। तब दूसरा सदन राष्ट्रपति पर लगाए गए आरोपों की जांच करेगा या कराएगा। ऐसी जांच में राष्ट्रपति के ऊपर लगाए गए आरोपों को सिद्ध करने वाला प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है। तब राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया पूरी समझी जाएगी और उस तिथि से राष्ट्रपति को पद त्याग करना होगा। राष्ट्रपति की रिक्ति को 6 महीने के अंदर भरना होता है। जब राष्ट्रपति पद की रिक्ति पदावधि 5 वर्ष की समाप्ति से हुई है, तो निर्वाचन पदावधि की समाप्ति के पहले ही कर लिया जाएगा। अनुच्छेद 62(1) में ये बात कहा गया है, किंतु यदि उसे पूरा करने में कोई विलंब हो जाता है तो राज्य अंतराल न हो सके, इसलिए ये उपबंध है कि राष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद पर बना रहेगा, जब तक उसका उत्तराधिकारी पद धारण नहीं कर लेता है। ये अनुच्छेद 56 के 1 के ग में कहा गया है। ऐसी दशा में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य नहीं कर सकेगा। अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन अनुच्छेद 70 के अनुसार, जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो, तो ऐसी आकस्मिकताओं में अनुच्छेद 70 राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन का उपबंध करता है। इसके अनुसार संसद जैसा उचित समझे वैसा उपबंध कर सकती है। इसी उद्देश्य से संसद ने राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम 1969 ईस्वी पारित किया है, जो ये उल्लंघित करता है कि यदि उपराष्ट्रपति भी किसी कारणवश उपलब्ध नहीं है, तो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश उसके नहीं रहने पर उसी न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश जो उस समय उपलब्ध हो, राष्ट्रपति के कृत्यों को संपादित करेगा। राष्ट्रपति के वेतन एवं भत्ते। राष्ट्रपति का मासिक वेतन 5 लाख रुपया है। राष्ट्रपति का वेतन आयकर से मुक्त होता है। राष्ट्रपति को निःशुल्क निवास स्थान व संसद द्वारा स्वीकृत अन्य भत्ते प्राप्त होते हैं। राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान उनके वेतन तथा भत्ते में किसी प्रकार की कमी नहीं की जा सकती है। राष्ट्रपति के लिए 9 लाख रुपए वार्षिक पेंशन निर्धारित किया गया है। राष्ट्रपति के अधिकार एवं कर्तव्य। नियुक्ति संबंधी अधिकार। राष्ट्रपति निम्न की नियुक्ति करता है। पहला, भारत का प्रधानमंत्री। दूसरा, प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों को। तीसरा, सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों को। चौथा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को। चौथा, राज्यों के राज्यपाल को। छठा, मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्तों को। और सातवां, भारत के महान्यायवादी को। आठवां, राज्यों के मध्य समन्वय के लिए अंतर्राज्यीय परिषद के सदस्यों को। नौवां, संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों को। 10वां, संघीय क्षेत्रों के मुख्य आयुक्तों को। 11वां, वित्त आयोग के सदस्यों को। 12वां, भाषा आयोग के सदस्यों। और 13वां, पिछड़ा आयोग यानी कि पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्यों को। और 14वां, अल्पसंख्यक आयोग के सदस्यों को। 15वां, भारत के राजदूतों एवं अन्य राजनयिकों को। और 16वां, अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में रिपोर्ट देने वाले आयोग के सदस्यों को। दूसरा, विधायी शक्तियां। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। इसे निम्न विधायी शक्तियां प्राप्त है। पहला, संसद के सत्र को आहूत करने, सत्रावसान करने और लोकसभा भंग करने संबंधी अधिकार। दूसरा, संसद के एक सदन में या एक साथ सम्मिलित रूप से जो है दोनों सदनों में अभिभाषण करने की शक्ति। तीसरा, लोकसभा के लिए प्रत्येक साधारण
निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र के प्रारंभ में और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में सम्मिलित रूप से संसद में अभिभाषण की शक्ति। चौथा, संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद ही कानून बनता है। और पांचवा, संसद में निम्न विधेयक को पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सम्मति सम्मति जो है आवश्यक है। पहला, नए राज्यों का निर्माण एवं वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन संबंधी विधेयक। दूसरा, धन विधेयक अनुच्छेद 110 के अनुसार। और संसद निधि में व्यय करने वाले विधेयक अनुच्छेद 177(3) के अनुसार। ऐसे कराधान पर जिसमें राज्य हित जुड़े हुए हैं, प्रभाव डालने वाले विधेयक पर और राज्यों के बीच व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निर्बंध लगाने वाले विधेयक के लिए, ये 304 के अनुसार। और छठा है, यदि किसी साधारण विधेयक पर दोनों सदनों में कोई असहमति है तो उसे सुलझाने के लिए राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है, ये अनुच्छेद 108 के अनुसार। याद रखिएगा कि किसी अनुदान की मांग राष्ट्रपति की सिफारिश पर की जाएगी, अन्यथा नहीं। अनुच्छेद ये 113 के 3 में दिया गया है। संसद सदस्यों के मनोनयन का अधिकार, जब राष्ट्रपति को ये लगे कि लोकसभा में आंगल भारतीय समुदाय के व्यक्तियों का समुचित प्रतिनिधित्व नहीं है, तब वो उस समुदाय के 2 व्यक्तियों को लोकसभा के सदस्य के रूप में नामांकित कर सकता है। अनुच्छेद ये 331 में है। इसी प्रकार का वो कला, साहित्य, पत्रकारिता, विज्ञान तथा सामाजिक कार्यों में पर्याप्त अनुभव तथा दक्षता रखने वाले 12 व्यक्तियों को राज्यसभा में नामजद कर सकता है, ये अनुच्छेद 80 के 3 में कहा गया है। चौथा, अध्यादेश जारी करने की शक्ति। संसद के स्थगन के समय अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है, जिसका प्रभाव संसद के अधिनियम के अनुसार होता है। इसका प्रभाव संसद सत्र के शुरू होने के 6 सप्ताह तक चल रहता है, परंतु राष्ट्रपति राज्य सूची के विषयों पर अध्यादेश नहीं जारी कर सकता। जब दोनों सदन सत्र में हो तब राष्ट्रपति को यह शक्ति नहीं होती है। पांचवा है सैनिक शक्ति। राज्य बलों की सैन्य बलों की सर्वोच्च शक्ति राष्ट्रपति में सन्निहित है, किंतु इसका प्रयोग विधि द्वारा नियमित होता है। छठा, राजनीतिक शक्ति। दूसरे देशों के साथ कोई भी समझौता या संधि राष्ट्रपति के नाम से की जाती है। राष्ट्रपति विदेशों के लिए भारतीय राजदूतों की नियुक्ति करता है और भारत में विदेशों के राजदूतों की नियुक्ति का अनुमोदन करता है। सातवां, क्षमादान की शक्ति। संविधान के अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति को किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा करने, उसका प्रतिविलंबन, परिहार और लघुकरण की शक्ति प्राप्त है। क्षमा में दंड और बंदीकरण दोनों हटा दिया जाता है तथा दोषी को पूर्णतः मुक्त कर दिया जाता है। लघुकरण में दंड के स्वरूप को बदलकर कम कर दिया जाता है, जैसे मृत्यु दंड का लघुकरण कर कठोर या साधारण कारावास में परिवर्तित करना। परिहार में दंड की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना उसकी अवधि कम कर दी जाती है, जैसे 2 वर्ष के कठोर कारावास को 1 वर्ष के कठोर कारावास में परिहार करना। परिविलंबन में किसी दंड पर, विशेषकर मृत्यु दंड को रोक लगाना ताकि दोषी व्यक्ति क्षमा याचना कर सके। विराम में किसी दोषी को सजा को विशेष स्थिति में कम कर दिया जाता है, जैसे गर्भवती स्त्री की सजा को कम कर देना। जब क्षमादान की पूर्व याचिका राष्ट्रपति ने रद्द कर दी हो तो दूसरी याचिका नहीं दायर की जा सकती। आठवां है राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। आपातकाल से संबंधित उपबंध भारतीय संविधान के भाग 18 के अनुच्छेद 352 से 360 के अंतर्गत मिला है। मंत्रिपरिषद के परामर्श से राष्ट्रपति 3 प्रकार के आपात जो है लागू कर सकता है। पहला, युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण लगाया गया आपात 352 के अनुसार। राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने से उत्पन्न आपात 356 के अनुसार। राष्ट्रपति शासन इसको कहा जाता है। और तीसरा है वित्तीय आपात 360 अनुच्छेद के अनुसार। न्यूनतम अवधि इसका जो है 2 माह होता है। राष्ट्रपति किसी सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय से अनुच्छेद 143 के अधीन परामर्श ले सकता है, लेकिन वो ये परामर्श मानने के लिए बाध्य नहीं है। राष्ट्रपति की किसी विधेयक पर अनुमति देने या न देने के निर्णय लेने की सीमा
का अभाव होने के कारण राष्ट्रपति ये भी वीटो का प्रयोग कर सकता है, क्योंकि अनुच्छेद 111 केवल ये कहता है कि यदि राष्ट्रपति विधेयक लौटाना चाहता है तो विधेयक को उसे प्रस्तुत किए जाने के बाद यथाशीघ्र लौटा देगा। ये भी वीटो शक्ति का प्रयोग का उदाहरण है। 1986 ईस्वी में संसद द्वारा पारित भारतीय डाक संशोधन विधेयक, जिस पर तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैन सिंह ने कोई निर्णय नहीं लिया। 3 वर्ष पश्चात 1989 ईस्वी में अगले राष्ट्रपति आर वेंकटरमन ने इस विधेयक को नई राष्ट्रीय मोर्चा सरकार के पास पुनर्विचार हेतु भेजा, परंतु सरकार ने इसे रद्द करने का फैसला लिया। भारत में राष्ट्रपति के द्वारा संघ वित्त आयोग की सिफारिशों, नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन, राष्ट्रपति अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय जनजाति आयोग के प्रतिवेदन को संसद के पटल पर रखवाया जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। वे लगातार 2 बार राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। डॉक्टर एस राधाकृष्णन लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति, 1 बार राष्ट्रपति रहे। केवल बीबी गिरी के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी। केवल नीलम संजीवा रेड्डी ऐसे राष्ट्रपति हुए जो 1 बार चुनाव हार गए, फिर बाद में निर्विरोध राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 63। संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अनुच्छेद 64 और अनुच्छेद 89 में इसका चर्चा है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, अतः इसे मतदान का अधिकार नहीं है, किंतु सभापति के रूप में निर्णायक मत देने का अधिकार उसे प्राप्त है। योग्यता का बात करें तो कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने के योग्य तभी होगा जब वो भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के योग्य हो, निर्वाचन के समय किसी लाभ के पद पे नहीं हो, और वो संसद के किसी सदन या राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं हो सकता। और यदि ऐसा व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो ये समझा जाएगा कि उसने उस सदन का अपना स्थान अपने पद ग्रहण की तारीख से रिक्त कर दिया है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल अनुच्छेद 66। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक गण के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है, और ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होता है। संसद के दोनों सदनों से बनने वाले निर्वाचक गण में निर्वाचित एवं मनोनीत दोनों सदस्य शामिल होते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति पहले एस राधाकृष्णन 52 से 62, दूसरे जाकिर हुसैन 62 से 67, बीबी गिरी 67 से 69, गोपाल स्वरूप पाठक 69 से 74, पीडी जाति 74 से 79, न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्ला 1979 से 84, वेंकट रमन 84 से 87, शंकर दयाल शर्मा 87 से 92, के आर नारायण 92 से 97, और कृष्णकांत 97 से 2, और 2 से 7 तक भैरव सिंह शेखावत, और 7 से 17 हमीद अंसारी, और 17 के बाद से एम वेंकैया नायडू। और फिर 2022 के बाद से बात करें तो अभी जो है जगदीप धनखड़ है। उपराष्ट्रपति बनने से पहले डॉक्टर एस राधाकृष्णन सोवियत संघ में राजदूत थे। उपराष्ट्रपति को अपना पद ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ लेनी पड़ती है। उपराष्ट्रपति की पदावधि अनुच्छेद 67। उपराष्ट्रपति पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा, परंतु उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को संबोधित कर अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा। यह अनुच्छेद 67 के क में है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के ऐसे संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा जिसे राज्यसभा के तत्कालीन व समस्त सदस्यों के बहुमत ने पारित किया है, और उसे जिससे कि लोकसभा सहमत है, किंतु इस खंड के प्रयोजन के लिए कोई संकल्प तब तक पारित नहीं किया जा सकेगा जब तक कि उस संकल्प को प्रस्तावित करने
के आशय की कम से कम 14 दिन की सूचना न दी गई हो। यह अनुच्छेद 67 के 6 में है। उपराष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण कर नहीं लेता है। यह अनुच्छेद अनुच्छेद जो है 67 के ग में है। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा भी राष्ट्रपति की तरह उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है। निर्वाचन अयोग्य अवैध होने पर उसके द्वारा किए गए कार्य अवैध नहीं होते हैं। राष्ट्रपति के पद खाली रहने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की हैसियत से कार्य करता है। ये अनुच्छेद 65 में है। उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने की अधिकतम अवधि 6 महीने होती है। इस दौरान राष्ट्रपति का चुनाव करा लेना अनिवार्य होता है। राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते समय उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति की सब शक्तियों, अनुक्तियों, अनुमुक्तियों, उपलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकार का अधिकार प्राप्त होगा। जिस किसी कालावधि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, वो राज्यसभा के सभापति के पद के कार्यों को नहीं करेगा। अनुच्छेद 97 के अधीन राज्यसभा के सभापति के वेतन और भत्ते का हकदार भी नहीं होगा। अब हम बात करते हैं प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद के बारे में। संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन व सलाह हेतु एक मंत्रिपरिषद होती है जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होता है। संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्री को शामिल करके लोकसभा के कुल सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। ये 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के अनुसार। अनुच्छेद 75 के 2 के अनुसार मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। पद ग्रहण से पूर्व प्रधानमंत्री सहित प्रत्येक मंत्री को राष्ट्रपति के सामने पद और गोपनीयता की शपथ लेनी होती है। यह अनुच्छेद 75 के 4 में है। मंत्रिपरिषद का सदस्य बनने के लिए वैधानिक दृष्टि से ये आवश्यक है कि व्यक्ति संसद के किसी सदन का सदस्य हो। यदि व्यक्ति मंत्री बनते समय संसद सदस्य नहीं हो तो उसे 6 महीने के अंदर संसद का सदस्य बनना अनिवार्य है, नहीं तो उसे अपना पद छोड़ना होगा। यह 75 अनुच्छेद में दिया गया है। सभी मंत्रियों, राज्य मंत्रियों और उप मंत्रियों को निःशुल्क निवास स्थान तथा अन्य सुविधाएं प्राप्त होती है। यदि लोकसभा किसी एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित करे अथवा उस विभाग से संबंधित विधेयक को रद्द कर दे तो समस्त मंत्रिमंडल को त्याग देना होता है। मंत्री 3 प्रकार के होते हैं: कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। कैबिनेट मंत्री विभाग के अध्यक्ष होते हैं। प्रधानमंत्री एवं कैबिनेट मंत्री को मिलाकर मंत्रिमंडल का निर्माण होता है। प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है। वो राष्ट्रपति को संसद का सत्र आहूत करने एवं सत्रावसान करने संबंधी परामर्श देता है। वो किसी भी समय लोकसभा को विघटित करने की सिफारिश राष्ट्रपति से कर सकता है। प्रधानमंत्री सभा पटल पर सरकार की नीतियों की घोषणा करता है। प्रधानमंत्री नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतरराज्यीय परिषद तथा राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष होता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति एवं मंत्रिपरिषद के बीच संवाद की मुख्य कड़ी होता है। अनुच्छेद 78 में यह दिया गया है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को विभिन्न आधिकारिक सॉरी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को विभिन्न अधिकारियों जैसे भारत का महान्यायवादी, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष, उसके सदस्यों, चुनाव आयुक्तों, वित्त आयोग के अध्यक्ष और उसके सदस्यों एवं अन्य नियुक्ति के संबंध में परामर्श देता है। प्रधानमंत्री किसी मंत्री को त्याग पत्र देने अथवा राष्ट्रपति को उसके बर्खास्त करने की सलाह दे सकता है। वो मंत्रिपरिषद बैठक की अध्यक्षता करता है और अपने पद से त्याग पत्र देकर मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर सकता है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है, अतः जब प्रधानमंत्री पत्र देता है या अथवा उसकी मृत्यु हो जाती है तो अन्य मंत्री कोई भी कार्य नहीं कर सकते।
अन्य शब्दों में कहें तो प्रधानमंत्री की मृत्यु अथवा त्याग पत्र से मंत्रिपरिषद स्वयं ही विघटित हो जाती है और एक शून्यता उत्पन्न हो जाती है। प्रधानमंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल प्रथम प्रधानमंत्री जे.एल. नेहरू का रहा। वे कुल 16 वर्ष 9 महीने और 12 दिन अपने पद पर रहे। देश के प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी बनी। वे ऐसी पहली महिला, मतलब कि ऐसी पहली जो है व्यक्ति रही जो दो अलग अलग अवधियों में प्रधानमंत्री रहे। पहली बार इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बने तो वो राज्यसभा की सदस्य थी। चरण सिंह एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री रहे जो कभी लोकसभा में उपस्थित नहीं हुए और विश्वास मत प्राप्त करने में असफल होने वाले प्रथम प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह हुए। एक कार्यकाल में सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री के पद पर रहने वाले व्यक्ति या प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हुए, मात्र 13 दिन। भारत के प्रधानमंत्री: पहले जवाहरलाल नेहरू 1947 से 64 तक, दूसरे लाल बहादुर शास्त्री 64 से 66, तीसरे इंदिरा गांधी 66 से 77 और चौथा है मोरारजी देसाई 77 से 79, चौधरी चरण सिंह 79 से 80, इंदिरा गांधी 80 से 84, राजीव गांधी 84 से 89, विश्वनाथ प्रताप 89 से 90, चंद्रशेखर 90 से 91, पीवी नरसिम्हा राव 91 से 96, फिर अटल बिहारी वाजपेयी 96 से 96, उसके बाद एच.डी. देवगौड़ा 98 से 97, आई.के. गुजराल 97 से 98, अटल बिहारी वाजपेयी 98 से 99 और अटल बिहारी वाजपेयी 99 से 4, डॉक्टर मनमोहन सिंह 4 से 14, नरेंद्र मोदी जी 14 से लेकर के जो है अभी तक, यानी कि 2023 और आगे। तो सबसे लंबा कार्यकाल जो है 16 वर्ष 9 महीना 12 दिन का रहा है प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री एवं प्रधानमंत्री पद से त्याग पत्र देने वाले प्रधानमंत्री का बात करें तो ये मोरारजी देसाई थे। इसके बाद हम देखें तो लोकसभा का सामना न करने वाले प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह। अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाए जाने वाले पहले प्रधानमंत्री थे विश्वनाथ प्रताप। इसके बाद पद ग्रहण करने के समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे, ये थे आपके पीवी नरसिम्हा राव। सबसे छोटा कार्यकाल जो है वो अटल बिहारी वाजपेयी का रहा है और एच.डी. देवगौड़ा जो थे वो आपके पद ग्रहण करने समय विधानसभा के जो है सदस्य थे। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं कि तीन प्रधानमंत्रियों जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री तथा इंदिरा गांधी की मृत्यु उनकी पदावधि के दौरान हो गई थी। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु 11 जनवरी 1966 को भारत के बाहर ताशकंद में हुई थी, यानी कि उज्बेकिस्तान में। मोरारजी देसाई सबसे अधिक उम्र में एवं राजीव गांधी सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बने। गुलजारीलाल नंदा 27 मई 1964 से 9 जून 1964 ईस्वी तक, 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966 तक जो है कार्यवाही प्रधानमंत्री बने। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कैबिनेट मंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल जगजीवन राम का रहा है जो लगभग 32 वर्ष केंद्रीय मंत्रिमंडल में रहे। सबसे लंबी अवधि तक एक ही विभाग का कार्यभार संभालने वाली केंद्रीय मंत्री राजकुमारी अमृता कौर थी। मंत्रिमंडल सचिवालय मंत्रिमंडल सचिवालय भारत सरकार के नियम 1961 के अंतर्गत प्रत्यक्ष तौर पर प्रधानमंत्री के अधीन कार्य करता है। इसका प्रशासनिक प्रमुख कैबिनेट सचिव कहलाता है। कैबिनेट सचिव सिविल सर्विसेज बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है। मंत्रिमंडल सचिवालय मंत्रिमंडल बैठकों के लिए कार्य सूची तैयार करता है तथा मंत्रिमंडल समितियों के लिए सचिवालयी सहायता भी प्रदान करता है। ये विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय स्थापित करता है। नोट: मंत्रालयों को वित्तीय संसाधनों का आवंटन वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है, न कि मंत्रिमंडल सचिवालय के द्वारा।